हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, जो कि अजैव कारक या फिर पर्यावरणीय कारक का एक प्रमुख कारक ये भी होता है। जैसे कि तापमान हो गया, जल हो गया या फिर एयर हो गया। इसके बारे में सॉरी एयर नहीं, एयर तो होता ही है लेकिन उसके बारे में हमने रीडिंग नहीं किया। उसके स्थान पर हमने रीडिंग किया था सॉइल के बारे में। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हमने रीडिंग कर लिया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, प्रकाश, लाइट। अर्थात लाइट किस प्रकार हमारे जीव पर या फिर पर्यावरण पर किस प्रकार अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसको हम समझेंगे। देखो, प्रकाश जो होता है वो कई जीवों के लिए एक प्रकार से भोजन प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। किस प्रकार, मुख्यतः वो स्वपोषी जो जीव होते हैं, कौन, स्वपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए जो एक प्रकाश का माध्यम होता है वो उनके जीवन के लिए या फिर पोषण के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वो प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, तो इसमें देखो एक वर्ड आता है फोटोकाइनेसिस। क्या, फोटोकाइनेसिस क्या होता है, इसको हम समझते हैं। फोटोकाइनेसिस जंतुओं में गमन की गति का नियमन प्रकाश द्वारा किया जाता है, वो होता है फोटोकाइनेसिस। मतलब कि जिन जंतुओं में जो गमन होता है, उनका मतलब जो चलायमान होते हैं, उनके जो उसका चलायमान का कारण होता है वो होता है हमारा प्रकाश। प्रकाश अर्थात जितना ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तो वो जंतु उतनी ज़्यादा गति करेगा। अगर हम मनुष्य को ही देख लें तो एक प्रकार से ये भी आश्रित होता है, क्योंकि अगर मनुष्य की बात करें तो ये भी प्रकाश में ही अपना कार्य करता है, चलायमान होता है, और जो नाइट में होता है बहुत कम होता है। तो वही बोला गया, जंतुओं में गमन की गति का नियमन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोकाइनेसिस। ओके, अब एक यहाँ पर है एग्जाम्पल में मसल क्रैब का लार्वा। मसल क्रैब का लार्वा जो होता है ना, वो जितना ज्यादा प्रकाश पाएगा उतना ही ज्यादा वो गतिमान होता है। ओके, ये हो गया हमारा फोटोकाइनेसिस वर्ड। इसके अलावा अगर हम पादपों में बात करें तो पादपों में आता है कि ये दीर्घकालता। ओके, यानी कि फोटोपीरियडिक जिसे बोलते हैं, फोटोपीरियडिक जिसे बोलते हैं, दीर्घकालता, बीज अंकुरण, गतियां तथा वितरण पर भी ये अपना प्रभाव दिखाता है। दीर्घकालता बोले तो ये फूलों के या फिर अन्य पौधों के पुष्पन में सहायता होता है। मतलब कि वो दीर्घकालता का मतलब है, ये आप आगे लेक्चर पढ़ेंगे और भी इतना समझो कि ये कुछ पुष्प ऐसे होते हैं ना कि एक निश्चित लाइट, इतना मतलब 2 घंटे या 3 घंटे की लाइट उस पर पड़ने के पश्चात ही वो फूल खिलेंगे। यानी और कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कि लगातार 5 घंटे 6 घंटे उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए तब वो फूल में परिवर्तित होते हैं, अदरवाइज वो अपने कली के रूप में ही बन जाते हैं। ये होता है हमारा मुख्यतः दीर्घकालता। ओके, इसके अलावा बीज अंकुरण भी प्रकाश के द्वारा नियमित होता है। इसके अलावा गतियां जो होती हैं का वितरण किसके द्वारा होता है, प्रकाश। ओके, देखो ये सब एक प्रकार छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं, आप खुद ही समझते हैं प्रकाश के बारे में, इनसे क्या क्या लाभ होता है ना। अब यहाँ पर देखो जलीय जंतु पार्टन में अगर देखते हैं तो जंतुओं का वितरण मुख्यतः झील के होता है, सागर का तालाब। देखो यहाँ जो प्रकाश हो रहा है, एक वर्ड आया था प्रकाश, एक वर्ड आया है, एक वर्ड आया था तापमान, दोनों फैक्टर रूप में कार्य कर रहे थे ना। तो दोनों का एक सोर्स जो होता था वो क्या होता था वो हमारा होता था सन ना। तो यहाँ पर देखो सोर्स तो एक ही है लेकिन कारक के रूप में क्या है, प्रकाश और तापमान ना। अब प्रकाश का कार्य कुछ है, तापमान का कार्य कुछ है। तो प्रकाश अगर हम देखें यहाँ पर कि जिस प्रकार तापमान जो रहता था वो जल में कुछ रहता था, वातावरण में कुछ रहता था, विभिन्न
भी कार्य लगभग सेम होता है कि अब देखो यहाँ पर जो प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम जल में पायतंत्र देखें, इकोसिस्टम अगर देखें कि जल में किस प्रकार जीवित रहते हैं प्रकाश के द्वारा जीव, तो उसमें मुख्यतः अगर पायतंत्र को बांटा जाए तो वो झील के रूप में बांटे गए हैं, सागर में, तालाब में। ओके, इन तीनों में हम एक पढ़ेंगे मुख्यतः झील के स्तर, वैसे तो होगा सभी रिलेटेड, झील के स्तर से सभी रिलेटेड है, सागर तथा तालाब भी। अगर झील के स्तर की बात करें तो उसमें 3 जोन पाए जाते हैं। कौन से 3 जोन, इसको हम समझते हैं। एक होता है हमारा लिटोरल क्षेत्र या फिर वनांचल, जिसे बोलते हैं लिटोरल जोन। ओके, अब इस क्षेत्र में जो होता है ना, मुख्यतः जो सरोवर का या फिर नदियों का जो किनारे वाला भाग होता है वो होता है दलदली। कौन सा? इस क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाएंगे दलदली व जड़युक्त पौधे। ओके, इसमें क्या पाए जाएंगे? इसमें दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं इस जोन में, और इसमें जड़ युक्त पौधे पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः कह सकते हैं कि चूंकि दलदली में पौधे भी उग रहे हैं जड़ वाले, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रकाश की मात्रा होगी बहुत ज्यादा होगी। अगर हम सेकंड जोन की बात करें जो कि है हमारा सरोवरी क्षेत्र, सरोवरी क्षेत्र में जो होता है ना, प्रकाश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध। ये हम बात क्यों कर रहे हैं? प्रकाश मात्रा में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होता है, मतलब कि इसमें जो पौधे होते हैं या फिर जीव होते हैं, इसमें ना पानी में डूबे हुए प्राणी होते हैं। समुद्र या फिर अन्य झील सागर की ज्यादा गहराई नहीं, ये बस पानी के अंदर डूबे रहते हैं जहां पर पर्याप्त उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल रहा है, जिसके द्वारा वे अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम बात करें, ये पार्ट ऐसा है जो कि काफी समझना होगा, ये प्रोफंडल या फिर तलांचल क्षेत्र, इसे बोलते हैं प्रोफंडल जोन। इस क्षेत्र में जो होता है ये समुद्र की अत्यधिक गहराई वाला भाग होता है, जहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति होती है या फिर होती भी है तो ना के बराबर होती है। अब उसमें जो जंतु पाए जाते हैं, लेकिन जो उसमें जीव पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे परपोषी जीव। अब इस वाले जोन में जो जीव पाए जाएंगे वो मुख्यतः परपोषी पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रकाश तो पहुंच नहीं रहा है, तो वो अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो किसी दूसरे पर आश्रित होंगे, और उसमें विशेष प्रकार के लावक भी उपस्थित होते हैं जो कि इनके एक प्रकार से प्रकाश का कार्य करता है। ओके, अब आता है पार्ट एल्बिडो वैल्यू। कौन? एल्बिडो वैल्यू। देखो, ये जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब के अलावा भी अगर बात किया जाए तो प्रकाश के बारे में 3-4 लेक्चर लग जाएगा, तो हम केवल मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे। ओके, तो अब बात आती है क्या कि एल्बिडो वैल्यू क्या होती है। देखो, सूर्य से आने वाली विकिरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस परावर्तित होती हैं, इस प्रभाव को एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। ये एक प्रकार से होगी थ्योरी कि मतलब जब सूर्य से आने वाली किरणें हमारे क्षेत्र में आती हैं, स्थल पर आती हैं, तो बहुत से किरणें वापस लौटकर चली जाती हैं, तो इस प्रभाव को हम क्या बोल दिए? एल्बिडो वैल्यू। या फिर आप फिजिक्स में पढ़ोगे फिर ना, उसमें परावर्तन देखे होंगे कि किसी सतह से प्रकाश का टकरा के वापस लौटाना परावर्तन था, तो उसी प्रकार सेम वही है, लेकिन ये बायोलॉजी में है तो इसमें कुछ एक अलग वर्ड है जिसे बोलते हैं एल्बिडो वैल्यू। अब इसमें क्या ये बोलना चाहता है, क्या बताना चाह रहे हैं? एल्बिडो वैल्यू विभिन्न जगह की, मरुस्थल की, जल की या फिर सॉइल की और अन्य कई ऐसे स्थान हैं जहां पर एल्बिडो वैल्यू मतलब कि प्रकाश के लौट जाने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। अब जैसे अगर मान लो बर्फ है, बर्फ के ऊपर प्रकाश पड़ा तो वहां की एल्बिडो वैल्यू होती है 80%। 80%
अर्थात 80% जो प्रकाश की विकिरण आ रही है ना वे वापस लौटकर चली जा रही है। कहाँ पर? बल्ब की एल्बिडो वैल्यू, अर्थात वहां पर विकिरण अवशोषित कितना हो रहा है? वे 20%। और अगर रेत की बात करें तो रेत में काफी ज्यादा होती है, यह होती है 20 से 30%। अर्थात जो प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया होती है वो केवल होती है 20 से 30% और अवशोषित कितना हो रही है? 70 से 80 ना, 70 से 80% प्रकाश के जो प्रकाश का विकिरण होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? रेत के द्वारा। इससे भी कहीं ज्यादा होता है वनों की एल्बिडो वैल्यू, जिनमें होता है कि 5 से 10%। अर्थात जो प्रकाश के मतलब लौटने की प्रक्रिया है वो केवल 5 से 10%, अर्थात इसमें 90 to 95 और 90 से 95% भाग इसमें अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें वनों में चूंकि पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें कई जो पत्तियां पाई जाती हैं जिनमें वे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से उस पौधे के लिए भोजन का प्रदान कर रही हैं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं पौधे के द्वारा। इसलिए यहाँ की जो एल्बिडो वैल्यू होती है सबसे कम होती है। ओके, इन सबके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर है कि देखो कुल सौर ऊर्जा का 1 से 5% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं कौन? पादप द्वारा। ओके, ये हो गया हमारा टॉपिक, इसमें कुछ है नहीं। तो देखो ये हो गया हमारा टॉपिक प्रकाश के बारे में। इन सब थोड़ा सा इसमें देखो ये वाला जो हम आपको बताया थे कि बहुत से जीव तो आपको देखने को मिल जा रहे थे कि प्रकाश के द्वारा अपना जीवन यापन कर ले रहे थे ना, लेकिन इस क्षेत्र ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होती है, ये हम आपको बता दिए। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये वाला, इसके बारे में आप और भी पढ़ लीजिएगा। तो इन सब के अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा तापमान के बारे में, जिसमें हम मरुस्थल आदि के बारे में, कहाँ पर कितना टेम्परेचर है उसके बारे में रीडिंग करेंगे। ओके, तब तक यहाँ अच्छे से रीडिंग करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।